हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर में थर्ड वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, साथ में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। लास्ट में एक डेफिनेशन भी देखेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट है मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। वैसे तो एक आदमी भी अगर बिजनेस करे तो उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इवन घर को भी चलाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। इवन आप 12th में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? आपको भी अपने आप को मैनेज करना होगा। मैं कितने बजे सुबह उठूं, कितने बजे स्कूल पहुंचूं, स्कूल के बाद आके कितने बजे ट्यूशन जाऊं या सेल्फ स्टडी करूं, कितना मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूं, कितना मैं रेस्ट करूं, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कितनी देर मैं टीवी देखूं या बाहर खेलूं। बिल्कुल किताबी कीड़े भी सक्सेस नहीं है लाइफ में। तो वी हैव टू मैनेज, वो बैलेंस करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। बट आमतौर पर बिजनेस के सेंस में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। आमतौर पर प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉब्लम, मैं कहूँगा मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस वहाँ ज़्यादा है जहाँ 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया में जहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब वहां पर जो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनको उन हजारों लाखों एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर्स को, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। सोचिए कितना प्रेशर है। यही रीजन है कि इस लेवल पे जो लोग कंपनीज को मैनेज करते हैं उनको लाखों करोड़ों रुपए सैलरीज में मिलते हैं, क्योंकि इतना उनको मैनेज करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है ना। आप हर समय सिर्फ डंडे के जोर पर चीजों को नहीं चला सकते, आपको सबको खुश भी रखना है, आपको रिजल्ट्स भी अचीव करने हैं। दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, या जैसे मैनेज मैन टैक्टफुली। अगर आप देखेंगे ना तो मैनेजमेंट वर्ड में ही निकला हुआ है मैनेज, फिर मैन, लास्ट का टी, टैक्टफुली। आज आप किसी को भी ना टैक्टफुली हैंडल कर सकते हो, आप फोर्स से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। चीज़ों को फोर्स से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर टैक्टफुली, प्यार से, कुछ समझा के, कोई इंसेंटिव दे के, इस तरह से आप चीज़ों को चला लो तो वो काम फिर भी ढंग से हो जाता है ना। अगर आप जोर जबरदस्ती करो तो नहीं होता। हर वक्त पैसे से भी बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो ठीक है, मैं तो पैसा फेंकूंगा, काम करा लूंगा। भाई आज आप 12th कर रहे हो, लेकिन कल को फ्यूचर में जाके हो सकता है आप किसी में अच्छी कंपनी में एम्प्लॉय बनो, वहाँ भी आपको काम कराना है। आप अपना बिजनेस खोलो, अपना सर्विस सेक्टर में कोई काम शुरू करो, वहाँ भी आपको करना है। अल्टीमेटली करना तो बिजनेस ही है, डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो। कोई फैक्ट्री खोलो, उसमें भी काम तो आपको करवाना ही है। तो आप अगर ऐसा सोचें कि इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ बाय माई एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द बिजनेस, लॉट मेनी टाइम पैसे से कुछ नहीं होता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। बहुत सारे ऐसे इंप्लॉयज होते हैं जिनको ओवर टाइम नहीं चाहिए होता, उनको टाइम से शाम की अगर छुट्टी 6 बजे होती है, 6 बजे घर जाना है, बात खत्म। उनको नहीं चाहिए आपसे ज़्यादा सैलरी, उनको नहीं चाहिए इंसेंटिव्स, उनको नहीं चाहिए प्रमोशंस। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे करोगे, कैसे इंस्पायर करोगे? तो उसके लिए दूसरी टैक्टिक्स होती हैं। उनको थोड़ा प्रेज किया, उनको थोड़ा एनकरेज किया, उनको एक रिकग्निशन अगर मिलती है कंपनी में तो उनको लगता है कि हाँ करना। तो हर बंदे से काम कराने का अलग टैक्ट होता है। सिर्फ एक लठमार रूल से काम नहीं चलता, ऐसे ही टाइट करके भी काम नहीं चलता। कई लोगों को आप ज़्यादा टाइट करोगे तो वो शायद वैसे एफिशिएंट हैं, अच्छे हैं, लेकिन बीच बीच में मान लेते हैं 5-10 मिनट उनको गप्पे मारने की बीमारी है या किसी फ्रेंड को फ़ोन करने की आदत है। तो हमें देखना पड़ता है, अगर बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉई है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो हमें कई बार ये छोटी मोटी चीज़ों को डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये भी टैक्ट का पार्ट है कि किसी व्यक्ति को तो हमने टाइट किया, किसी को हमने थोड़ा रिलैक्स कर दिया, डिपेंडिंग। उससे फिर क्या होता है, दूसरे लोगों में ये बात आती है भाई इसको तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अगर वो पूछेगा इसको क्यों किया, भाई उसके रिजल्ट्स बेटर हैं, तो उससे भी दूसरों को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई ठीक है, अगर हमें भी थोड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट, हमें भी कोई शॉर्ट लीव लेनी है तो हम बेटर रिजल्ट्स लाएं। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट कोई वन लाइन थंब रूल नहीं है। मैनेजमेंट में दिमाग लगाना पड़ता है कि किसी भी चीज़ को हम एफिशिएंटली कैसे करें, है ना। एंड इट इज़ गाइडिंग पीपल फॉर अ कॉमन गोल। कंपनी का एक कॉमन गोल होता है कि हाँ भाई हमें इतना टारगेट अचीव करना है, या इतनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, या हमें ये वाली मार्केट कैप्चर करनी है, ये वाले कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, या उस पर्टिकुलर कंपटीटर को compete करना है, या ये नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये नई मार्केट कैप्चर करनी है। एक गोल होता है मैनेजमेंट का। उस गोल को अचीव करने के लिए सारे लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में साथ लेके चलना, और जो प्लान किया मैं तो कहता हूँ उससे भी
बेटर रिजल्ट्स हम अगर हासिल करते हैं, वो है असली मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में टारगेट दिया है कि भाई हमने इस साल में 40 लाख रुपए की टर्नओवर निकालनी है, तो असली मैनेजमेंट तो वो है कि 40 लाख का टारगेट 8 महीने में ही, 6 महीने में ही पूरा हो जाए और उसके भी ऊपर जाएं, ह्यूज प्रॉफिट्स। तो ये है मैनेजमेंट, मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। आमतौर पर जब अलग अलग लोग होते हैं, उनकी विचारधाराएं, उनकी थॉट्स, उनकी प्रोसेस, उनका वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है। समटाइम कास्ट भी डिफरेंसेस होते हैं, मेल फीमेल फैक्टर भी है। मेल्स आमतौर पर ज़्यादा हार्ड वर्किंग या भाग दौड़ कर सकते हैं, फीमेल्स सोफिस्टिकेटेड होती हैं, उनको एनवायरनमेंट भी सोफिस्टिकेटेड चाहिए होता है, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है उनकी अपनी एफिशिएंसीज, अपने पॉजिटिव्स हैं, और हमें एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर उन दोनों के पॉजिटिविटीज़, उन दोनों की स्ट्रेंथ्स, उन दोनों के सक्सेस पॉइंट्स को आगे लेते हुए चलना होता है ना। तो अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में और समझें तो प्रबंध का मतलब क्या है? लोगों के एक समूह को निर्देश देना, संगठित रखना, ताकि वो एक दिशा में काम कर सकें, है ना, एक समान उद्देश्य को पाने के लिए प्रेरित करना, राइट। अब जहां तक सवाल है गोल हमें अचीव करना है, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि भाई जो उद्देश्य है उसमें सफलता मिलनी चाहिए। सपोज जैसे मैंने कहा टारगेट हमें पूरा करना है, 40 लाख की सेल करनी है, तो सबसे पहला तो नेचुरली कोई भी मैनेजमेंट यही चाहेगी ना कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट तो पूरा हो। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावपूर्णता, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिवनेस। यानी कि जो टारगेट दिया गया, जो रिजल्ट आपको अचीव करने के लिए कहा गया, वो रिजल्ट अगर आप अचीव करते हैं देन योर मैनेजमेंट इज इफेक्टिव। लेकिन अगर उस रिजल्ट को अचीव करते हैं आप विद मिनिमम रिसोर्सेस, जो भी कम से कम पैसा लगा के आप उस काम को चला देते हैं, देन यू आर आल्सो एफिशिएंट। यानी जो मैनेजमेंट रिजल्ट अचीव कर रही है वो इफेक्टिव है, और अगर वो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो वो साथ में एफिशिएंट भी है। ये पॉइंट यहां पर समझने का है, समझ रहे हैं आप। यानी उद्देश्य में अगर हमें सफलता मिल रही है तो प्रबंधन प्रभावपूर्ण है और कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, मिनिमम रिसोर्सेज, तो ये एक कुशल मैनेजमेंट है, कुशल प्रबंधन है। अब देखने की बात यह है कि जो गोल्स को अचीव करना है उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चाहिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसे मैनेजर की कहानी जो रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए ओवर टाइम भी रुक रहा है, महंगे में अगर कोई रॉ मटेरियल मिल रहा है या महंगे में कोई लेबर मिल रही है, महंगे में पावर रिसोर्सेज यूज करने हैं, उसको बस एक ही मतलब है कि भैया गोल अचीव करना है, मेरे को तो प्रोडक्शन करके देनी है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो इफेक्टिव होने के चक्कर में कॉस्ट को बढ़ा दे, जो हमारे घर पर लागत, सपोज हमने 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करनी थी, अब 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में सपोज कॉस्ट आनी थी 5 लाख, लेकिन उसने उस रिजल्ट को, उस टारगेट को किसी भी कीमत पे हासिल करने के लिए 8 लाख रुपए लगा दिए। हो सकता है इतने तो टोटल सेल्स प्राइस भी ना हो, तो कहने को उसने अपना प्रोडक्शन टारगेट पूरा किया लेकिन रिजल्ट्स नहीं अचीव किए। तो किसी भी रिजल्ट को अचीव करना ये तो जरूरी है मैनेजमेंट में, दैट इज इफेक्टिवनेस, लेकिन एफिशिएंसी भी तो जरूरी है। रिसोर्सेज को भी तो हमने बचाना है। अगर हमने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज कर लिया तो शायद इफेक्टिवनेस काम की ना रहे। अब हम इमेजिन करते हैं दूसरे एक मैनेजर की जो इफेक्टिव नहीं है लेकिन एफिशिएंट है। अब एफिशिएंसी उसकी इतनी है कि वो चाहे जो मर्जी हो जाए, स्टाफ को कोई ओवर टाइम नहीं देगा, सबको टाइम से घर भेजेगा, रॉ मटेरियल भी कहीं ना कहीं से सस्ते में ही खरीद के लाएगा, पावर बिल्स भी अपनी तरफ से मैनेज करके रखेगा। वो सब चीज़ें बचाने के चक्कर में पता लगा टारगेट्स ही अचीव नहीं हुए। ही इज एफिशिएंट, ही इज यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, ही इज एफिशिएंट बट ही इज नॉट इफेक्टिव। रिजल्ट तो हुआ ही नहीं। मैनेजमेंट पूछे कि टारगेट पूरा हुआ, नहीं हुआ सर, लेकिन मेरे खर्चे आपके लिमिट में ही रखे हैं। अरे खर्चों से क्या होता है भाई, रिजल्ट जो टारगेट था वो भी तो पूरा करना है जो हमने सोचा था। अगर वो काम नहीं हो पाया देन यू आर ओनली एफिशिएंट बट यू आर नॉट इफेक्टिव। तो कुल मिला के सक्सेसफुल कौन है? सक्सेसफुल वो है जो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। अब दोनों चीजें अचीव करना बहुत मुश्किल है और उस मुश्किल का नाम ही मैनेजमेंट है। यही तो रीजन है कि आज की तारीख में भी इतनी बड़ी दुनिया में, मैंने अभी आपको बोला कि मैनेजर्स को करोड़ों रुपए साल की सैलरी मिलती है। अगर ह्यूमन ब्रेन सुपर कंप्यूटर से बेटर ना होता तो सारी दुनिया में सॉफ्टवेयर्स बना ली जाते, कंप्यूटर्स लगा दिए जाते, मैनेजर्स को सैलरी देने की जरूरत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं यही तो दिमाग है, यही तो रीजन है कि एक एमबीए पढ़ा हुआ लड़का 3 लाख रुपए साल की सैलरी लेता है और एक एमबीए 3 करोड़ रुपए सैलरी ले रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है? वो कितना ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट है, इस बात पर उसकी सैलरी डिपेंड करती है।
कंपनी का जो मालिक है वो इस बात को जज कर लेता है कि मेरा मैनेजर इफेक्टिव है, एफिशिएंट है या दोनों है। सक्सेसफुल कौन? जो दोनों हो, क्योंकि जो रिजल्ट अचीव कर रहा है लेकिन महंगे में, वो भी सही नहीं। जो खर्चा कम करके काम चला रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहा, वो भी सही नहीं। तो सही कौन, बेटर कौन? तो बेटर है वो बंदा जो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो उद्देश्य में सफल मिलना जितना जरूरी है सफलता मिलना, उतना ही संसाधनों का भी कम से कम इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, दैट इज द मेन पॉइंट। ना इस स्लाइड पे मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं इसको बताना चाहता हूं कि जो बेटर एफिशिएंसी अचीव करने का तरीका क्या होता है। हम दो में से एक चीज को कांस्टेंट रखें तो हम एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों हो सकते हैं। जैसे जो रिजल्ट्स हमें अचीव करने हैं, हम ये कोशिश करें कि हम रिजल्ट्स ज्यादा अचीव ना करें, हम उतने ही अचीव कर लें लेकिन कॉस्ट कम कर लें। उससे क्या होगा, हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज दिशा में जाएगा कि किसी तरह थोड़ी सी कॉस्ट अगर हम कम कर लें, धीरे धीरे धीरे, जो चीज पहले 100 रुपए में बन रही थी अगर 95 रुपए में भी बना लें तो कहीं ना कहीं 5 रुपए से प्रॉफिट बढ़ता है। सेल्स उतनी ही मान लेते हैं, प्रोडक्शन उतनी ही, बस कॉस्ट हमने क्या की 100 रुपए की 95 रुपए पे ले आए, फिर 95 से 90। धीरे धीरे अगर हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें तो हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, रिजल्ट्स तो हमारे पास सेम आ रहे हैं लेकिन कॉस्ट हमारी कम आ रही है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम कॉस्ट सपोज कम नहीं कर पा रहे, मान लेते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट है हमारे हाथ में नहीं है, लेबर कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, पावर कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट तो सेम है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उतनी ही लागत लगा के हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, सेल्स ज्यादा कर सकते हैं। सो अगर हम सेम कॉस्ट पे ज्यादा रिजल्ट्स निकाल दें या सेम रिजल्ट्स को लेस कॉस्ट पे कर दें, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ स्लाइड में नजर आ रहा है, देन वी आर बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। समझे? तो बेहतर कुशलता क्या है कि वही लाभ हम कम लागत पे कमाएं या फिर ज्यादा लाभ के लिए हम वही लागत से काम चला दें। समझ रहे आप? सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। मैनेजमेंट नीड टू बैलेंस देम। मैंने आपको पहले ही बोला ये बात, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस हर समय सोचें कि किसी भी कीमत पे रिजल्ट्स अचीव करने, ऐसा करने से कॉस्ट बढ़ सकती है, या हम इस चीज को लेकर दीवाने हो जाएं कि कैसे भी करके कॉस्ट कम करनी है, जरूरत से ज्यादा कॉस्ट कम करने की कोशिश हो सकता है हमारी क्वालिटी को डाउन कर दे, और उससे भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर कंपटीटर्स आगे निकल जाएं। अब यही तो हो रहा है चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ। चाइनीज प्रोडक्ट्स क्या है कि वो कॉस्ट कम 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 कम, अब उन्होंने इतनी कॉस्ट कम करने की कोशिश की कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये चीज जो है डिसपॉपुलर हो चुके हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स की। यार कॉस्ट तो कम होती है ये तो सबको पता है, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ता है ना, कि भाई हम प्राइस कम भी करें लेकिन क्वालिटी इतनी भी डाउन ना हो जाए कि दूसरा बंदा रिजेक्ट ही कर दे उस प्रोडक्ट को। तो वी हैव टू बी बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। सो कुशल प्रबंधक को प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों में सामंजस्य बिठाना होता है, बैलेंसिंग द टू, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एक डेफिनेशन भी लेंगे जो है हैरल्ड कुंज और हिंज विरिक की, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है, प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर उसके बाद फाइनली कंट्रोलिंग, लुकिंग बैक। अभी हम पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस के अंदर ये प्रोसेस ही डिस्कस होने वाला है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, कौन कब कहाँ क्या कैसे करेगा, कैसे प्रोडक्शन होगी, कहाँ स्टोरेज होगी, कब सेल्स होगी, कैसे डिलीवरी होगी, कैसे पैसे की रिकवरी होगी, फिर उस पैसे को एफिशिएंटली कैसे री इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना प्रॉफिट्स जो है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक एनवायरनमेंट को पूरा प्लान किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, और एक दिन की तो होती नहीं। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो उसको मेंटेन भी करना है। ये नहीं कि एक बार बहुत अच्छा कर दिया फिर वो बाद में गड़बड़ हो जा रहा है। So, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups. Naturally, management में छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ये प्रोडक्शन टीम है, ये सेल्स टीम है, ये डिज़ाइनिंग टीम है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए टीम है, ये क्रिएटिविटी टीम है, ये अकाउंटिंग टीम है। तो अलग अलग टीम्स बना रहे हैं, लेकिन दे आर एफिशिएंटली अकम्प्लिश द सिलेक्टेड एम्स। जो मैनेजमेंट ने चुनिंदा लक्ष्य रखे हैं उनको कुशलता से प्राप्त करना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना, एक ऐसी प्रक्रिया को क्रिएट करना जिसमें लोग समूह में कार्य करेंगे और चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करेंगे। दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट।
राइट तो आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो 2-3 डेफिनेशंस और भी दी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझ गए हैं तो दूसरी डेफिनेशंस भी मोर और लेस सिमिलर हैं, इसलिए मैंने एक ही कवर की। अगर मैं सारी बुक का एक एक लाइन आप समझ रहे होंगे कवर करने लगूंगा तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी और फिर इनको इतने इकोनॉमिकल वे में आपको देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से कंसेप्ट 100% कवर करूंगा, एक दो आसान आसान चीज़ें आपके लिए छोड़ दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट गीतामार्गदर्शन.com भी है एक, ये हमारी एनजीओ की एक वेबसाइट है, इस पर आप लॉजिकल गीता कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ पे भी वीडियोस देख सकते हैं। और हमारा एक निशुल्क शिक्षा भी प्रोग्राम है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।